जो है वो अ, आपका ये जो मैनेजमेंट का कोर सब्जेक्ट है, ये MGT 503, इसमें आपके सिर्फ MCQs आएंगे। सो यू शुड बी वेरी मच थैंकफुल कि आपको MCQs आ रहे हैं, और लेसन 1 to 18 आपका वो होगा। लेकिन इस चीज़ को आपने देखना है, अभी अनाउंसमेंट सेक्शन में जो भी अनाउंसमेंट होगी उसके मुताबिक हो सकता है लेसन 1 to 23 भी आ जाए। ठीक है, हो सकता है आपका कोई सिलेबस, आपका पेपर पैटर्न में 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही एक्सपेक्टेड है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें आप ये देखिए कि मैनेजमेंट का जो तस्वर है वो बहुत पुराना है। जब लोगों ने इजिप्शियन पिरामिड्स बनाए या वॉल ऑफ चाइना बनाई, तो अब इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने सारे काम करने हैं उसमें, और किसने क्या काम करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। तो ये आपको पहले लेसन में आपको ये बताया गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और पिरामिड्स की एग्जांपल दी गई है कि जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है वो बहुत पुराना है, क्योंकि मैनेजमेंट तब से हो रही है जब से कि दुनिया वजूद में आई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये देखें, वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी थी? ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस एक किताब थी जो कि एडम स्मिथ ने लिखी थी, और उसमें उसने डिवीजन ऑफ लेबर के उसका तस्करा किया था। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है। ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़माना उन्होंने बताया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, कि जो पहले लोग अपने हाथों से काम करते थे, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन्स आ गई जिन्होंने इंसानों के हाथों को रिप्लेस किया, और फिर उसके बाद वो आ गया। आजकल कौन सा है, नॉलेज ईरा है, आजकल आईटी का दौर है। ठीक है, इसी तरह ये दौर चेंज होते रहेंगे, और इसी तरह मैनेजमेंट में भी फ़र्क आता रहेगा। ठीक है, अब इसमें आपके मैनेजमेंट के जो 4 बेसिक फंक्शंस हैं वो पोल्का उन्हें कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग आ गया। ठीक है, उसमें जो आप ये देखें कि कौन मैनेजर्स हैं। Manager is someone who works with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organization goals। और managers करते क्या क्या हैं, वो पहले मैंने आपको बताया कि 4 कैटेगरीज ऑफ बेसिक उनके जो फंक्शंस है वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होती है, करना क्या है, गोल क्या है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, किसने क्या जॉब करनी है, उसको क्या रिसोर्सेज मिलेंगे, और क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लीडिंग, लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर कैसे करना है गोल्स अचीव करने के लिए। कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोलिंग के उनको एक आपने टास्क दे दिया, रिसोर्सेज दे दिए, अब आपने उनसे पूछना है, उनको कंट्रोल करना है कि कैसे क्या क्या काम कैसे करना है। ठीक है, अब इसी को वो आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, वो मैं बता चुकी हूँ। मैंने बाय स्टडी मैनेजमेंट, ये इसके बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या आपको एक छोटा सा कोई भी किसी तरह से भी आपको जो मैनेजमेंट के आपसे आ सकते हैं। अब ये आगे आपके मैनेजेरियल रोल्स, हेनरी मेंट्सबर्ग का नाम आपने सुना हुआ है। ठीक है, उसके 10 मैनेजेरियल रोल्स हैं, जिसके 3 मेन कैटेगरीज है। उस 3 कैटेगरीज की आगे सब कैटेगरीज है। इंटरपर्सनल रोल की फिगर हेड और लीडर लियाजन का रोल इसमें आता है। इन्फॉर्मेशनल रोल में मॉनिटर, डिसेमिनेटर और स्पोक्स पर्सन का आता है। डिसीजनल में एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और निगोशिएटर का आता है। ठीक है जी, ये देखिए ये सारी रोल्स है। इंटरपर्सनल का जो रोल है, मेन मैनेजेरियल रोल, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि लोगों से बातचीत करना, इंटरपर्सनल। उसमें कोई आपका जो फिगर हेड के तौर पे कोई साइन जैसे डॉक्यूमेंट्स कर रहा है। ठीक है, या उसका जो है लीडर किसी को वो कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है। लियाजन में क्या होता है, लोगों से नेटवर्किंग करना। तो ये लोगों से मुतल्लिक 3 रोल्स जो हैं उनको इस तरह से सब कैटेगराइज किया। इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक, इंफॉर्मेशन जो कोई मॉनिटर कर रहा है, जो कोई आगे इंफॉर्मेशन भेज रहा है, और जो कोई इंफॉर्मेशन को हैंडल करके लोगों से बातचीत कर रहा है, उसे स्पोक्स पर्सन करते हैं। ठीक है, डिसीजनल रोल में डिसीजन लेना है, या वो एंटरप्रेन्योर लेता है, या किसी डिस्टरबेंस को हैंडल करता है, या रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, या निगोशिएट करता है यूनियंस और बाकी बॉडीज से। ठीक है, ये हो गया आपके मिन्सबर्ग के रोल्स। जी बेटे, जो जो नए लोग हैं वो जल्दी से अपना चैट बॉक्स में अपना VUID और अपना डिग्री प्रोग्राम लिखें जल्दी से। वी आर ऑन लेसन 4। ठीक है,
अच्छा, वही चीज़ें फिर से दोबारा से पोल्का आपको मैंने बता दिया, स्नैपशॉट, अब वो आपको पोल्का बता रहे हैं। डिफ पोल्का जो है वो आपको जो आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, वो कहीं आपको कभी किसी तरह की एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन में वो बताएंगे, अभी वो आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बता रहे हैं कि वो किस तरह करते हैं। अच्छा, एक बहुत मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट है, और वो ये है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी है किस मींस, इफेक्टिवनेस है क्या गोल्स जो आपने अचीव किए हैं वही गोल्स होने चाहिए थे जो आपको अचीव करने चाहिए थे, और एफिशिएंसी का मतलब है कितने इनपुट्स के साथ आपने क्या आउटपुट किया। यानी कि हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं और उनकी आउटपुट बहुत कम होती है, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी आउटपुट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर इसमें आप ये देखें, रिसोर्स यूजेज और गोल अटेनमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। रिसोर्स यूजेज क्या है कि बहुत लो वेस्टेज होती है, और गोल अटेनमेंट हाई गोल अटेनमेंट होता है। ठीक है, मिस्टेक्स मैनेजर्स मेक, ये मिस्टेक्स हैं कुछ जो मैनेजर्स करते हैं। ठीक है जी, अब आगे आ जाए मैनेजरियल लेवल्स एंड स्किल्स। आप ये देखेंगे कि लेवल ऑफ मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मैनेजर्स होते हैं, मिडिल मैनेजर्स होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज होते हैं। जो फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स होते हैं, जो फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स होते हैं, ये प्लीज ये महर नुमान, आप अपना ये ऑफ मान, switch off your camera, hurry up, you are not allowed to display any sort of camera here. जी, अच्छा जी, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, जिसमें मिड फिर उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजर्स हैं, और वो ये आपको बता रहे हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो प्लानिंग करते हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजर्स और टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन अंजाम देते हैं। लीडर जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं जिसमें सुपरवाइजर आते हैं, वो लीड करते हैं। लीडिंग का यानी कि लोगों को मोटिवेट करते हैं, और कंट्रोल भी, कंट्रोल सारे लेवल्स ऑफ हायरार्की करते हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट स्किल्स की बात आ जाती है कि मैनेजमेंट स्किल्स किस तरह की होती हैं। एक नॉलेज स्किल्स होती हैं, एक जो है की स्किल्स जो है मैनेजर्स जो हैं जिनको जो जो मैनेजर्स को थ्री टाइप ऑफ की स्किल्स, इसमें टेक्निकल स्किल्स उनको आनी चाहिए, ह्यूमन हैंडलिंग स्किल्स आनी चाहिए, और कंसेप्चुअल स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी आपको बताया है वो क्या है, और वो पीटर ट्रकर ने बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें मैनेजिंग इन 21st सेंचुरी। आप ये देखें कि ये इसमें फोर बहुत से ट्रेंड्स हैं जिनको बारी बारी उन्होंने कि चेंज आता है, आपको डाइवर्सिटी को मैनेज करना है, ग्लोबली ग्लोबल, पहले सिर्फ एक कम जगह पे एक छोटा सा काम हो रहा था, अब ग्लोबली काम हो रहा है। फिर कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का आपको बताया जाता है। फिर उसके बाद आपकी मैनेजमेंट कनेक्शन टू अदर फील्ड ऑफ स्टडीज में एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी आ जाते हैं। ठीक है जी, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट है वो मैंने अभी आपको बताई है, वो आपके वहाँ पिरामिड से स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक आता है। फिर एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थेरीज आ जाती है जिसमें आपकी प्री क्लासिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस में रॉबर्ट ओवन का नाम है, चार्ल्स बेबेज का नाम है, हेनरी टाउन का नाम है। इनकी क्या क्या उन्होंने काम किया था वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये इट इज़ क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, छोटे छोटे आपको एमसीक्यूज इसी में से आएंगे। फिर क्लासिकल और जो व्यू ऑफ मैनेजमेंट है उसमें साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में लोगों को वो किया जाता है। क्लास साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो व्यू है ना, जो उसका फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तस्वर किया जाता है वो टेलर, फ्रेडरिक टेलर को किया जाता है। उसने क्या किया था, उसने एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन किए थे जिसमें उसने ये देखा कि काम को किस तरह किया जा सकता है, द बेस्ट वे टू डू अ वर्क, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू अ वर्क, उसने पूरा एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टूल्स। उसने हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया, उसने बहुत सी तस्वीरें खींची और देखा कि सबसे बेहतरीन और शॉर्टेस्ट वे और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग अ वर्क क्या है। ठीक है, फिर उसने अपने फोर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताए। स्टडी ईच पार्ट ऑफ द टास्क साइंटिफिकली, develop a best method to perform it, carefully select workers and train them accordingly, cooperate fully with workers to ensure they use the proper method.
डिवाइड वर्क, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो इसने कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेडरिक टेलर ने, कि डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हर एक को एलोकेट कर दो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर आपको उनको देखना आसान हो जाएगा। फिर आता है इसी में फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट का कॉन्सेप्ट। फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट भी दो लोग थे, मियाँ बीवी थे, और उन्होंने एक थर्बलिक्स के नाम से एक उनका कंट्रीब्यूशन है, जिसमें उन्होंने वही चीज़ जो फ्रेडरिक टेलर ने जिस तरह किया था, एक तस्वीरें खींच के, तो उन्होंने कहा कि व्हाट आर द बेस्ट आइडेंटिफाइड बेस्ट हैंड आर्म एंड बॉडी मोशंस दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड टू डू अ वर्क। ठीक है, तो ये आपके थर्बलिक्स इसके ऊपर मुश्तमिल हैं। ठीक है, हेनरी गैंट चार्ट्स आपने सुना होगा नाम उनका। गैंट चार्ट्स कौन है? गैंट चार्ट्स वो है कि आप अपना काम बताते हैं कि आपका ये काम है और ये कब तक ख़त्म होगा। ठीक है, फिर हाउ डू मैनेज टूडेज मैनेजर्स यूज साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये थोड़े से इसके बारे में जिक्र है। फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज में आपने हेनरी फ्योल का जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल हैं, ठीक है, वो बताया आगे जाके डिस्कस होंगे। मैक्स वेबर जो है वो उसका ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट थी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि आपने वही स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, आपने देखना है कि कौन किस लेबर की क्या स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टीज है, उनके लिए आपने रूल्स और प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन कर देना, फॉर्मलाइज कर देना है। आपने उसके अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं लेके आनी, बहुत इम्पर्सनली उनको डिस्क्राइब करना है, रूल्स सैंक्शंस प्रोसीजर्स को, और बड़ा फॉर्मल स्टैंडर्ड एसओपीज आपने बता देने हैं। एक तो आपने बात हायरार्कियल स्ट्रक्चर आपका ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। ठीक है, डिफाइंड रोल्स होने चाहिए, अथॉरिटी उनको देनी चाहिए, और फिर आपने जो फॉर्मलाइजेशन है वो लेकर आनी है हर तरफ से। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपका हेनरी फ्योल के ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए और इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है ये। फिर आगे आ जाइए, बिहेवियरल थेरीज ऑफ मैनेजमेंट हैं। बिहेवियरल थेरीज ऑफ मैनेजमेंट में क्या है कि आपके ह्यूगो मुंस्टरबर्ग इसकी थेरी है, फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इसको तस्वर किया जाता है। ठीक है जी, उसने क्या किया था, फाइंडिंग वेज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बेस्ट सूटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब, कि लोग कौन से लोग किस उसको फुलफिल करते हैं जॉब रोल को, और साइकोलॉजिकल कंडीशंस और क्या हैं, फाइंडिंग वेज टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर, ये भी उससे मुतल्लिक है। यानी कि उसने देखा कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यानी कि जो इंडस्ट्री को चलाने के पीछे लोग बैठे हैं उनको साइकोलॉजिकली कैसे हैंडल करना है। फिर आ जाती है मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट जो थी वो शी वॉज अ वेरी वेरी शी वॉज द फर्स्ट लेडी इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, और उसको जो है शी वो उसने सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कही वो ये थी कि उसने ग्रुप्स के ऊपर काम किया था, इंडिविजुअल्स पे नहीं। क्यों? उसने कहा कि खाली इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को रन नहीं कर सकते, ग्रुप्स करते हैं। तो उसने कहा कि ग्रुप्स के ऊपर आप पावर मत लगाएं, ग्रुप्स के अंदर से पावर इवॉल्व करनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ पावर विद इन द, यानी कि पावर शुड इवॉल्व फ्रॉम विद इन द ग्रुप रादर देन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोजिंग पावर अपॉन द ग्रुप। ठीक है, उसने फिर ये कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो इंटीग्रेशन के थ्रू होनी चाहिए। फिर उसने ये कहा कि जो अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव यूनिटी है वो क्या होनी चाहिए। अच्छा, हॉथन स्टडीज़ क्या थी? कौन बताएगा, कोई बताएगा हॉथन स्टडीज़ क्या थी? अच्छा जी, हॉथन स्टडीज़ ये थी कि इंसान की प्रोडक्टिविटी डिफरेंट उन्होंने चेंज किया। उन्होंने लाइट एलिमिनेशन को ज़्यादा किया, कम किया, और उन्होंने कहा कि इससे इंसान की प्रोडक्टिविटी पे, लोगों की प्रोडक्टिविटी पे, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता। व्हाट मोटिवेट्स देम इज़ द सोशल एफिलिएशन ऑफ द ग्रुप्स अमंग वन अनदर। ठीक है, सो ये उनका हॉथन इफेक्ट, ये उनका वो था, फाइंडिंग थी। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट भी हॉथन स्टडीज से वो हुई,
इवॉल्व हुई। और फिर अब्राहम मैस्लो जो था उसने बताया कि ये जो 5 आपकी नीड्स हैं, ठीक है, उसमें आपका फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, सिस्टम स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। फिर ये आपका एक पिरामिड उसने बनाया। फिर आपका मैकग्रेगर डगलस, उसने थेरी एक्स और थेरी वाई बताई कि थेरी एक्स, people do not want to do work, theory why they want to do work, behavioral science approach। फिर आ जाती है आपकी बिहेवियरल साइंस अप्रोच, ठीक है, उसमें आपके क्लासिकल ईरा आ जाता है, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द बिहेवियरल व्यू पॉइंट। और फिर उसमें आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट आती है। इसमें आप सीपीएम देखेंगे, पर्ट एनालिसिस देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि आपने जो मैनेजमेंट को एक क्वांटिटेटिव तरीके से कैसे अप्रोच करना है, जिसमें आपका मैनेजमेंट ऑपरेशंस अप्रोच आती है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, रिसर्च ऑपरेशंस मैनेजमेंट रिसर्च है, ऑपरेशंस रिसर्च है, एमआईएस है। अच्छा, कंटेम्प्रेरी व्यूज, कंटेम्प्रेरी व्यूज क्या है, जो कि थोड़े से पहले ज़माने में गुजर चुके हैं। इसमें सिस्टम्स थ्योरी है, कॉन्टीजेंसी थ्योरी है, और इमर्जिंग व्यूज़ में आपके क्या क्या आते हैं, ये भी आपके असाइनमेंट भी इसी के ऊपर थी। ग्लोबलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजिंग इन एन ई बिजनेस वर्ल्ड, ये एक आजकल आप देख रहे हैं, नीड फॉर इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह चाहिए। TQM का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इन है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एंटिटी है जो कि लर्न करती रहती है, नॉलेज को मैनेज करती है। थेरी जी क्या थी, जापानीज एक प्रोफेसर था, उसने ये थेरी जी की थी। जैसे थेरी एक्स है कि लोग काम नहीं करना चाहते, थोड़ी थेरी वाई है लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, थेरी जेड है कि लोग जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन से इतने एफिलिएट हो जाते हैं कि वो उसको अपने माँ बाप की तरह उसके लिए काम करते हैं। ये एक जापानीज जो रिसर्चर या था, ये उनकी थेरी है, ठीक है। एक होता है मैंने क्लोज सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम है कि आपका फीडबैक आ रही है, यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स और फीडबैक लेती है। लेकिन क्लोज सिस्टम में आपकी इंटरेक्शन बहुत कम होती है आपके बाहर के एनवायरनमेंट से, और आप फीडबैक नहीं लेना चाहते। बहुत सी जगहों पे आप इस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट है जिसमें आप जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो वहाँ इंटरेक्शन और फीडबैक है उसको आप बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वो क्लोज सिस्टम है। लेकिन आम तौर पे अमूमन क्या चीज़ फॉलो की जाती है? ओपन सिस्टम, ठीक है। फिर नेगेटिव एंट्रोपी का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है कि आपकी आपको जो यानी कि जो एक नेगेटिविटी या एंट्रोपी है, डिकेइंग प्रोसेस है, उसको इन आपने फीडबैक के थ्रू कंट्रोल करना होता है। सिनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है कि 2 + 2 इज नेवर इक्वल टू 4, इट इज ऑलवेज एंड बियॉन्ड 4, लाइक 2 + 2 = 6 or 12 or 8, whatever it could be। सिस्टम्स व्यू पॉइंट वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो ये है, इनपुट्स आप प्रोसेसेस लगाते हैं और आउटपुट्स बना देते हैं, ठीक है जी। और फिर यहाँ से आप फीडबैक हासिल करते हैं और फिर वापस जाते हैं और अपने इनपुट्स को और अपने प्रोसेसेस को बेहतर करते रहते हैं, ठीक है। ये आपका ओपन सिस्टम है। और ये अब इसमें ये देखें, आपको आंसर्स टू टेस्ट योरसेल्फ, व्हाट आर सम अर्ली एविडेंसेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये क्या थे? इजिप्शियन पिरामिड्स, वॉल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एक्सप्लेन वाई डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वर इम्पोर्टेंट स्टडी। डिवीजन ऑफ लेबर किसने कही थी? बताया है मैंने आपको, फ्रेडरिक टेलर ने। और उसने जो है वो क्या लेबर बताई थी, और उसके 4 प्रिंसिपल्स थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो बताया है आपको, ठीक है। 4 मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन से हैं? इसमें आपके साइंटिफिक, फ्रेडरिक टेलर वाला, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, ये हमने डिस्कस किए हैं अभी। व्हाट रेलेवेंस डज साइंटिफिक मैनेजमेंट हैव टू करंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस? वन बेस्ट वे, जो कि टेलर ने बताया था कि उसको ढूंढना है, वो आज तक कारामद है, ठीक है। डिस्क्राइब फ्रेडरिक टेलर कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, लिलियन और गिलबर्ट की कंट्रीब्यूशन, ये सारी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स थे। मैक्स वेबर का जो था वो उसका ब्यूरोक्रेसी का उसने एक बताया था कि ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया है। क्वांटिटेटिव जो अप्रोच है वो कैसे इवॉल्व हुई, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, व्हाट आर सम कंट्रीब्यूशंस टू अर्ली एडवोकेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हॉथन स्टडीज़ क्या थी, और जिसमें से आपका ये जो एक ह्यूमनिस्टिक व्यू टू मैनेजमेंट वो निकला है, इवॉल्व किया है। ग्लोबल
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सिर्फ एक ही जगह पे आज काम नहीं कर रहे, पूरी ग्लोब में आप काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की क्या डेफिनेशंस हैं, ये आपको आनी चाहिए। ई कॉमर्स क्या है, डिस्क्राइब 3 कैटेगरीज ऑफ ई बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, व्हाई शुड मैनेजर्स बी अबाउट इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, TQM क्या होता है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉलेज मैनेजमेंट मैंने आपको बताया वो क्या है, वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद एनवायरनमेंट के बारे में आ जाते हैं। एक मेगा इंटरनल एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को उन्होंने मेगा और टास्क एनवायरनमेंट में वो कर लिया है, मज़ीद कैटेगराइज कर लिया है। ठीक है, इसमें आप ये देखें कि जो आपकी मेगा एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और लीगल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, और टास्क एनवायरनमेंट में आपके कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स, कंपेटिटर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, एजेंसीज आती हैं, स्टेक होल्डर्स हर तरह के आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का फिर एक कल्चर इवॉल्व होता है। ठीक है, उसमें आपके डिफरेंट पैरामीटर्स आप देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इनोवेटिव है, क्या रिस्क टेकिंग है, या बहुत ही रिस्क अवर्स है, अटेंशन टू डिटेल देती है, आउटकम उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो पीपल ओरिएंटेशन है, जॉब कराना चाहती है या लोगों के साथ अच्छा चलना चाहती है, दोनों काम लेके अच्छा चलना चाहती है, बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या टीम ओरिएंटेशन को फॉलो करती है, अग्रेसिव है या स्टेबल है। ठीक है, फिर 21st मैनेज सेंचुरी के ट्रेंड्स आ जाते हैं। ठीक है, उसमें आप डिफरेंट ट्रेंड्स आजकल के देखेंगे जो अभी हमने पहले ही एक्सप्लेन कर लिए हैं काफ़ी। 4 व्यूज़ ऑफ एथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से पढ़ लें। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है, फिर मैनेजिंग इन ई बिजनेस वर्ल्ड के सारे 21st सेंचुरी के ट्रेंड्स हैं, जिसमें आपका एथिकल व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ई बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट, और ये साक, WTO एंड्स का साक, इसमें आपके नेफ्टा और आपकी यूरोपियन यूनियन, आपके साक, आसियान, ये सारी आपकी वो आ जाती हैं। इनको आपको अच्छे तरीके से बताना चाहिए कि ये कौन कौन है और क्या करते हैं। फिर आपका आ जाता है डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन टेकिंग। ठीक है, उसमें आपका लेसन जो है ये, इसमें आपके डिसीजन आपने करने, स्टेप्स टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये क्या है। और फिर ये बहुत ही आम है, आप बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। और डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस 3 तरह की हो सकती हैं, सर्टेन, अनसर्टेन या रिस्क प्रोन। अच्छा जी, उसके बाद रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है वो बताया गया है। मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, रैशनल मॉडल हो सकता है। ठीक है, उसके स्टेप्स बताए गए हैं। और फिर उसके बाद आपके नेचर एंड टाइप्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस बताए गए हैं। प्रोग्राम्ड हो सकते हैं, नॉन प्रोग्राम्ड हो सकते हैं, सब्जेक्टिव हो सकते हैं, और रैशनैलिटी को डिस्क्राइब किया गया है। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स, डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव स्टाइल क्या है बताना है लोगों को, एनालिटिक स्टाइल क्या है, आप बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी की सिचुएशन है, आपने हर चीज़ को एनालाइज करना है। कॉन्सेप्चुअल, आप इंट्यूटिव वे से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। बिहेवियरल, यहाँ भी लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी है, और आपको बता आप हर चीज़ डिफाइंड होती है यहाँ। अच्छा जी, अ, यहाँ आपका आ गया, पहले हम रैशनल मॉडल, रैशनल मॉडल क्या था, अपने रीज़न और लॉजिक के ऊपर काम करना है। नॉन रैशनल मॉडल क्या है कि रीज़न और लॉजिक को परे रखते हुए, आपके पास नहीं है इतना सारा इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक की, तो आप सेटिस्फाइसिंग मॉडल, हर्बर्ट साइमन ने जो प्रपोज किया था, आप उसको इंडोर्स करते हैं कि जो चीज़ आपको सेटिस्फैक्ट्री लग रही है आपको, वो आप उसको, वो आप चीज़ कर लेते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी के, यानी कि रैशनैलिटी, जो रैशनैलिटी की जो डोमेन है वो बहुत बाउंडेड, रिस्ट्रिक्टेड है। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास टाइम और कॉस्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेड ह्यूमन मेमोरी है, तो आप वो काम करेंगे जो कि आपको समझ आ रही है कि क्या सही है। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल, गार्बेज कैन मॉडल, ये सब आपको मॉडल्स जो हैं ये आना चाहिए। ग्रुप डिसीजन मेकिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के क्या होते हैं। अच्छा जी, फिर ही बस, दिस इज़ योर लेसन 18। अब मुझे बताइए कि अगर आपको कोई सवाल करना है इसमें से तो कीजिएगा। मैम इसमें जो शॉर्ट सिक्योर्स बेस्ड आना है पेपर जी बेटा, सिर्फ मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक यही है कि आपके MCQs ही आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस अभी तक आपके नहीं आने हैं। ठीक है, बता सकते हैं ये?
बेटे आपके सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। लेट से अगर आपका सिर्फ क्विज है ना, तो आपने क्विज लेना है, ठीक है। जी जी। तो उसमें आपका ये देखे ना कि आपका क्या आना चाहिए, फिर तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जी जी जी। थैंक यू मैम। जी 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल भी आ सकता है, आपको सिनेरियो बेस्ड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है मैम। और अच्छा मैडम, जैसे ये ग्राफिकल टाइप का था मैम, तो उसमें से भी हो सकता है ये एमसीक्यूज वगैरह कोई उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। ठीक है मैम। एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, आपको हर जगह जो जितनी चीज़ें आपकी एक्सप्लेन हुई हुई हैं वहाँ से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। आप पहले मुझे ये बताइए बेटा कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं। वो मैम असल में ना काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैं एलएमएस नहीं ले सका था ऐसे ना अभी देखा तो। तो वही तो बात है, आप वो वाले बच्चे हैं जो आखिरी दिन पे पढ़ाई उठा के करते हैं, तो इससे तो आप कभी भी जी जी। मार्क्स नहीं ले सकते। हम्म। नहीं, बस आगे इंशाल्लाह सही होगा। बेटा ये तो फिर इसमें तो आपका काफी मसला पड़ता है ना, ये तो आपके काफी मसले की बात बन जाती है फिर। जी जी, बस वो तैयारी कर रहा था तो अभी सेशन देखा। जी। और और कोई सवाल किसी ने पूछना है तो बताइए, किसका सवाल है कोई। जी खतीजा बेटा आप बताइए क्या सवाल है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये इमर्जिंग व्यूज़ में जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें मैंने जी आपसे जी। क्वेश्चन करना था जी जी कि बोलें। एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ एक बंदा एक एजेंसी मतलब पूरी डील कर सकता है, या जिस तरह बताया ना कि एंटरप्रेन्योरशिप में मैनेज भी खुद करता है और अच्छा एक तो ये कि दूसरे। बेटा आपका आवाज़ नहीं सही आ रही। अच्छा, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में बताया हुआ है कि मतलब एक ही बंदा से लीड भी करता है, कंट्रोल भी करता है और सब कुछ मतलब वो खुद ब खुद करता है। तो हम्म। मुझे ये सवाल करना है कि मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल भी एक एजेंसी चला सकते हैं एज ए एंटरप्रेन्योरशिप? लीड एक ही करेगा, ठीक है, जो उसका उनमें से एक लीड करेगा, लेकिन जाहिर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी होते हैं जो कि वो टॉप मैनेजमेंट कहलाते हैं, ठीक है। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो मेरा साउंड है ना वो बाहर पीछे एको कर रहा है, उसको बंद करें। हेलो। जी जो जी मैम, छोटी कर दिए। छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ज़्यादातर जो है वो उनका जो होता है कि एक ही बंदा उनको लीड कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जितनी कॉरपोरेशंस बड़ी होती जाती हैं आप देखें, वो उनके लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आते रहते हैं और उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो एलेबोरेट होती जाती है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट यही है कि जो है आपने एक इंडिविजुअल वेयर बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स both use organized effort and means to pursue opportunities to create value and grow by fulfilling needs and wants of the society, ठीक है। और कुछ। टॉप मैनेजमेंट एक होगी, लेकिन आप नीचे मिडिल मैनेजमेंट, हायर लेवल, नीचे आपके जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं ये डिफरेंट होंगे, वो टॉप मैनेजमेंट में शुमार नहीं होंगे, ठीक है। जी मैम। वो जो आपकी प्लानिंग और डिसीजंस है ना, प्लानिंग वाला जो आपका फंक्शन है ना, वो नहीं कर रहे होंगे वहाँ। लेकिन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ सारी चीज़ें वही एक ही बंदा कर रहा होगा, ठीक है। और कुछ। जी जल्दी जल्दी बताइए, सब लोगों ने अपनी लिख ली है यहाँ, अटेंडेंस मार्क कर ली है। अस्सलाम वालेकुम मैम, अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है? मैंने तो नहीं की। मैं भी जी आप आई। VUID आपने लिखना है और आपने अपना डिग्री प्रोग्राम यहाँ लिखना है। राइट डाउन योर डिग्री प्रोग्राम एंड योर VUID। और कुछ। आप लोगों को तो बहुत आसानी है, यहाँ आप लोगों ने 3 और 5 मार्क्स के अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, तो आपको ये चाहिए कि आपका जो PPTs हैं, जो किताब, ये आपकी हैंडआउट्स हैं और जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुने,
पीपीटीज को बहुत ध्यान से देखें, अंडरलाइन करें हर जगह पर, हैंडआउट्स में भी अंडरलाइन करें। और जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो आपको पता है 1 मार्क का क्वेश्चन है, वो कहीं से भी आ सकता है। उनके लिए तैयारी करना जो होती है वो बहुत विजिलेंटली करनी पड़ती है तैयारी, ठीक है। और कुछ? मैम मुझे नहीं समझ आ रहा कि अटेंडेंस कहाँ पे लगनी है। जी जी, जल्दी जल्दी बताइए। और कुछ पूछना है आपने तो बताइए। कोई चीज़ देखिए बेटा, ये आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं, ये पढ़ना जो है ना वो आपने खुद है, पढ़ के क्वेश्चंस भी आपने खुद ही करने हैं। आप लोगों से पूछा, जो आप लोगों को बताया गया है, अब देखिए इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं, उससे मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बच्ची ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछा कि एंटरप्रेन्योरशिप खाली सिंगली भी होती है या एक टॉप मैनेजमेंट के थ्रू भी वो एंडोर्स होती है। तो मैंने दोनों तरह के एक्सप्लेन किया। इसी तरह से अगर कोई और सवाल है तो आप वो पूछिए। और लेट्स से दैट मीन्स के लिए और फिर सवाल करके आप हाथ भी रेस कर सकते हैं। आपका सवाल होता है जी, और ऑपरेशंस रिसर्च तकरीबन एक ही चीज़ है, ठीक है। और ऑपरेशंस रिसर्च और ऑपरेशंस मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, जैसे पर्ट एनालिसिस है, पर्ट टेक्निक है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, या सीपीएम है आपकी, वो चीज़ें जो हैं आपकी क्वांटिटेटिव, जो जितनी भी आपकी टेक्निक्स आप डिसीजन मेकिंग के लिए या प्रोजेक्ट्स को करने के लिए आप यूज़ करते हैं, वो आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वहाँ यूज़ होती हैं, ठीक है जी। इमरान, व्हाट इज़ योर जी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। मेरे मेरा सिर्फ क्वेश्चन इतना था, कोई क्वेश्चन कि आई सॉ ऑन माय पोर्टल के वो तीन एक सब्जेक्ट के टीचर्स ने ना अपने शेयर कर दिए हैं जो सिलेबस मिड टर्म के हैं। तो जी इस सब्जेक्ट का हमें सिलेबस कब तक मिल सकता है फॉर द मिड टर्म टू प्रिपेयर कैटेगोरिकली की जो इन बेटा पर्टिकुलर जी, मिड टर्म है? आपको आपको आपने, आई थिंक यू हैव जॉइंड लेट, ठीक है। आपको बताया एग्जैक्टली। गया था कि आपका जो सिलेबस है वो 1 to 18, मोस्ट प्रॉब्ली 1 to 18 होगा, 1 to 23 भी हो सकता है। यू नीड टू वॉच योर अनाउंसमेंट्स, ठीक है। और आपका जो पेपर पैटर्न है वो यही है कि आपका 1 मार्क का एमसीक्यूज आएंगे, 1 मार्क के एमसीक्यूज आएंगे। सो यू नीड टू फॉलो द announcement section in order to see the syllabus for this and the paper pattern, but आपको क्या कहना चाहिए, for the time being मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, ठीक है। और बहुत से बच्चे ये पूछ भी रहे होते हैं, अगर आप एमडीबीज में देखें तो मैं उनको हर एक को बता रही हूँ कि 1 to 23 आप पढ़ डालें बहुत अच्छे तरीके से, उसके पीपीटीज, उसके वीडियो लेक्चर्स, उसको हर तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ डालें, ठीक है। पढ़ डालें और साथ में लिख डालें जी। और कोई? लेकिन वन वलनेस टू एटीन इसका मोस्ट प्रॉब्ली 1 to 18 आएगा, लेकिन एक हमेशा सब्सिक्वेंट क्वेश्चन भी है। जी जी बोलिए। अच्छा, 1 to 18 is fine, जी but this is a little too long. I mean, of course, for the working individuals, उनके पास schedule में time तो कम ही होता है during the सबके day. पास टाइम कम है बेटे, लेकिन जो एक प्रिस्क्राइब्ड एचईसी की रिक्वायरमेंट है वो तो हमने पूरी करनी है ना, ठीक है। तो वो उसी में पूरी होती है कि आपको अच्छे तरीके से 45 लेक्चर्स जो हैं वो क्रेडिट आवर्स आपके 45 लेक्चर्स में पूरे होते हैं, जो कि एचईसी की रिक्वायरमेंट है। और आपका जो उसको फिर जाहिर है हमने आपको स्प्लिट करके, हम ये देखिए कि आपको सारे 45 लेक्चर्स जो है वो नहीं देते हैं टर्म के लिए, आपको एक्सक्लूड कर देते हैं मिड टर्म में पहले 18 लेक्चर्स, ठीक है। तो 19 to 45 लेक्चर्स आपके मिड टर्म में आते हैं, ठीक है। सो ये एचईसी की रिक्वायरमेंट जो बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ भी फॉलो कर रही हैं वो आपको भी फॉलो करनी है। तो आपको खुद से अपने आप को जो है वो सही तरीके से अपग्रेड करना है, ठीक है। और कुछ? Thank you जी। जी मिड मिड टर्म का जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा? ये बेटा आप, अब अनाउंसमेंट सेक्शन है उसमें अभी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी। जो मिड टर्म का पेपर होता है वो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो 10% to 20% की जो वेटेज है वो आपकी सेशनल एक्टिविटीज़ की होती है, ठीक है। सेशनल एक्टिविटीज़ में आपके क्विजेज आते हैं और आपका जो जीटीबी है, ठीक है। एक जीटीबी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है ना, और जी आपके जो क्विजेज हैं वो आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, तो उनकी वेटेज 10 to 15% तक होती है,
क्लियर हो गया? अच्छा, फिर उसके बाद जो आपकी जो आपके मिड टर्म है, ठीक है, उसकी वेटेज कितनी होती है? उसकी आपकी तकरीबन जो है वो 20 to 30% तक की होती है, ठीक है? ये डिफर कर जाएगा ना, और जो आपका एंड टर्म है वो तकरीबन 60% होता है, ठीक है? ठीक है मैम, फाइनल जनवरी में आ रहा है? वो आप अपने एकेडमिक कैलेंडर जो आपका होगा वो आपको बता देगा कि आप उसको फॉलो करें कि फाइनल कब आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू। जी, और कुछ? MGT 503 इंटरैक्टिव ऑनलाइन सेशन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।